अब क्वेश्चन है कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे, इसका जो इसको अगर मैं ये बात कर लूँ कि इसकी जो पैदाइश है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये कब हो गई और कैसे हो गई, ये भी एक बात है ना कि हर चीज़ की एक पैदाइश होती है। क्लासिकल फिजिक्स की जो पैदाइश है वो अलग है। अब क्वांटम मैकेनिक्स की जो पैदाइश है वो कब स्टार्ट हो गया, कैसे हो गया, तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि इसको हम समझने की कोशिश कर लें। तो अगर मैं लिख लूँ, व्हाट वाज द रीज़न दैट quantum mechanics began। अब रीजन क्या था, कैसे इसका पैदाइश हो गया, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, कब आ गया, रीजन क्या थी, ये चीजें हैं जो हमने स्टार्ट में इसको स्टडी करना है। देखिए 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था। इन 19th सेंचुरी लॉर्ड केल्विन एनालाइज्ड दैट, अगर मैं लिख दूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इन 19th सेंचुरी लॉर्ड केल्विन, केल्विन जानते होंगे आप लोग, एनालाइज्ड दैट physics is based on Newton laws, electricity laws, जो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर हम लिख दें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स and thermodynamics, he said that physics has been completed with these laws. He suggested to the new generation that do not waste your time in physics and there will be no any discoveries in physics further। देखिए ये मैंने लिख दिया आप लोगों के अपने नोट्स बनाने हैं, तो ये कभी कभी ये भूल जाते हैं
तो ये चीज़ें मैंने लिख दी है, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। लॉर्ड केल्विन एक फिजिक्स का एक बड़ा साइंटिस्ट है। 19th सेंचुरी में वो ये बात कर रहे थे कि फिजिक्स जो है वो कंप्लीट है। फिजिक्स में न्यूटन लॉज थे उस जमाने में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लॉज थे, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम कहते हैं इसको, मैक्सवेल्स इक्वेशन और ये सारी चीजें। और तीसरा जो है वो था थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स की भी लॉज उस टाइम डेवलप हो गए थे, और ये सारा जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डील करते थे। तो उस जमाने में उसने बात की कि फिजिक्स जो है अब इन लॉज पे कंप्लीट हो गया है। अब जो नए जनरेशन है उनको चाहिए कि फिजिक्स में अपना टाइम ज़ाया ना करे और किसी और फील्ड में जाए और उधर अपना काम कर ले। तो और ये जो बात थी लॉर्ड केल्विन की, उसने ये बात क्यों कही थी? उसके पीछे उस जमाने में एक डायलेमा चल रहा था अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक डायलेमा चल रहा था, और उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या था जो उसने ये बात कही थी कि फिजिक्स में अपना टाइम ज़ाया ना करे, फिजिक्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड द न्यू जनरेशन आर नीडेड टू गो सम अदर एरियाज एंड डोंट वेस्ट द टाइम इन फिजिक्स। ये तो उनका राय उस जमाने में था, बट इसको आगे मैं लिखता हूं। But unfortunately, the quantum theory has been developed after the death of लॉर्ड केल्विन। उनको नहीं पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये क्वांटम थ्योरी है, ये भी डेवलप हो जाएगा। इसके डेथ के बाद फौरन ये क्वांटम थ्योरी डेवलप हो गई है। कैसे डेवलप हो गई ये इसको हम देखेंगे, और इसने किस बुनियाद पर ये बात कही थी कि फिजिक्स में अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केल्विन, ये आप लोग नोट कर लें। ड्यूरिंग the time of Kelvin, a dilemma about black body radiation was under discussion. Kelvin said that this dilemma will solve shortly. केल्विन के ज़माने में ये एक
ऐसा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक एक स्टोरी चल रही थी और इस पे लोग काम कर रहे थे कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इससे जो एनर्जी, जो स्पेक्ट्रम आ जाता है, वो क्यों आ जाता है, और लोग इस पे लगे हुए थे क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ करते हुए। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इसी वजह से वो कह रहे थे कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो डायलेमा है, ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा और ये एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और इसके बाद क्वांटम थ्योरी जो है वो स्टार्ट हो गई। द क्वांटम थ्योरी स्टार्ट्स बाय स्टडीइंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब इसके बाद, इसके डेथ के बाद द क्वांटम थ्योरी started by studying the black body radiation. At that time, the problem was why the radiation emits from black body in different colors and frequencies. देखिए, केल्विन जब जिंदा था तो ये प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम ये था कि व्हाई द रेडिएशन एमिट्स फ्रॉम a black body and different colors and different frequencies. ये एक डायलेमा चल रहा था कि इसको कैसे सॉल्व कर ले, और इस पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे। इसका जो बुनियादी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो मसला था वो ये था कि ब्लैक बॉडी आप लोग इस तरह कंसिडर कर ले कि ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी को इस तरह भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक तंदूर लीजिए, तंदूर में एक आग जल रहा है और उस तंदूर से डिफरेंट कलर्स की अगर आप लोग देख ले, आग आपको नजर आ जाएगी। कोई सुर्ख हो, कोई कलर चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट कलर्स में आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि एक ब्लैक बॉडी कंसिडर कर ले, एक तंदूर कंसिडर कर ले, एक भट्ठा ये कंसिडर कर ले, और इसमें ये होता है कि ये जो तंदूर है इससे रेडिएशन इधर आ जाते हैं और ये जो रेडिएशन है वो अपनी एनर्जी इस तंदूर को दे देते हैं। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस होता रहता है। ये देखें, ये रेडिएशंस है और ये रेडिएशंस देखिए, ये एक रेडिएशन है। अब इसमें पॉइंट ये था
कि ये जो रेडिएशन है ये अपनी एनर्जी तंदूर के जो दीवार है इनको दे देते हैं, और तंदूर के जो दीवार है वो एनर्जी फिर रेडिएशन को दे देते हैं, और इसमें एक इक्विलिब्रियम मौजूद है। जो एनर्जी दीवारों को दे देता है और दीवार ये एनर्जी फिर रेडिएशन को दे देते हैं, इसमें एक इक्विलिटी मौजूद है। थर्मोडायनामिक्स में इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं कि इसमें एक इक्विलिब्रियम मौजूद है। अच्छा, तो इस चीज को लोग देख रहे थे और ये स्टडी कर रहे थे कि असल में ये हो क्या रहा है इसमें। अगर मैं अल्फाज में इसको लिख दूं, इन दिस ब्लैक बॉडी the radiation gives the energy to the wall of the black body, and the wall gives the energy to the radiation. And in a language of thermodynamics, it is known as equilibrium. देखिए, वो चीजें जो मैंने पहले बता दी ये वही चीजें हैं। क्वेश्चन ये था, इसको मैं लिख देता हूं, पॉइंट ये था, इसको अगर मैं इधर ही लिख दूं कि हाउ द एनर्जी ट्रांसफर between radiation and matter. मैटर, ये जो दीवार है इसको हम मैटर कहते हैं। वॉल्स ऑफ दी ब्लैक बॉडी, इसको अगर मैं मैटर को वॉल ऑफ दी ब्लैक बॉडी लिख दूं, मैटर वही है यहां पे। दिस was the dilemma, and the scientists were trying to study this phenomenon. देखिए, ये वाला जो मैंने पहले भी बता दिया था कि क्वेश्चन ये था, ये साइंटिस्ट उस जमाने ये स्टडी कर रहे थे कि ये जो रेडिएशन है ये अपनी एनर्जी दीवार को दे देते हैं, वो जो ब्लैक बॉडी के जो वॉल है, और वॉल ये जो रेडिएशन एनर्जी है वापस रेडिएशन को दे देते हैं। ये असल में हो क्या रहा है और ये किस तरह ट्रांसफ़र हो जाती है, ये जो एनर्जी है एक रेडिएशन से दीवार को और दीवार से रेडिएशन को। तो ये चीज़ जो है ये एक डायलेमा था और इस ज़माने में ये चीज़ चल रही थी। अच्छा, फर्दर
The energy emitted from the black body depends upon the temperature. The energy emitted from the black body depends upon the temperature. मतलब ये था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन डिफरेंट होगी, टेम्परेचर कम है तो फिर एनर्जी इसका जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट नजर आ जाती है। तो ये था कि इसका जो वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट होगी। देन दी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी changes with temperature। मतलब ये जो रेडिएशन थे और इसके जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो टेम्परेचर से वो चेंज हो जाते थे। और ये एक उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंट हो गया था और उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि ये जो एनर्जी है U ऑफ न्यू एंड टी और यहां पे वेवलेंथ को शो किया गया था। और इस पे ये बात देखी गई थी कि इस एक्सपेरिमेंट में इसका कुछ बिहेवियर कुछ इस तरह आ जाता था। फिर ये इसके बाद देखिए उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंट हो गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जो रेडिएशन निकलते हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर इसकी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन निकलते हैं। जब टेम्परेचर कम कर देते तो फिर इसकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है। देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक लोहार, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहार जब एक लोहे को गर्म कर देता है तो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसकी कलर डिफरेंट हो जाती है। जब इसको हथौड़े से मार देते हैं तो उसकी कलर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस वेवलेंथ से अगर आप इसकी टेम्परेचर ज़्यादा कर ले तो इसकी डिफरेंट वेवलेंथ से इसकी रेडिएशन निकलती है। हाई इसके जो फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी टेम्परेचर ज़्यादा कर देते तो रेडिएशन डिफरेंट निकलते। तो इसका यही मतलब है। देखिए यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे अगर ये 7000 केल्विन है तो इस तरह का बिहेवियर आ जाता है। और इस ये वाला अगर ये 6000 है तो 6000 केल्विन तो इसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह है। और इसको अगर और भी टेम्परेचर कम कर दे तो इसकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ इस रीजन में एक ये जो रीजन है ये विजिबल रीजन है। ये जो रीजन है ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन मींस के जो
वेवलेंथ है, जो कलर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो हम देख सकते हैं। तो इस पे डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट हो गया था, अब लोग इसको देख रहे थे कि ये जो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट टेम्परेचर पे इस तरह के ये रेडिएशन निकलते हैं, तो इसको देखना चाहिए कि हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर ले, मैथमेटिकली और फिजिकली असल में यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हो क्या रहा है कि इसकी वेवलेंथ अगर छोटा है तो ये वाले रेडिएशन निकलते हैं, इसकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये वाले रेडिएशन निकलते हैं। तो ये डिफरेंट रेडिएशन जो निकलते हैं, ये कैसे हो सकता है? The scientists were trying to explore the physics behind this experimental graph. उस जमाने में जो साइंटिस्ट थे वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ निकलते हैं, इसका रीजन क्या है। द साइंटिस्ट The scientists were trying to explore the physics behind this experimental ग्राफ। ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आ गया था, उसके बारे में ये जो साइंटिस्ट थे वो ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो ग्राफ आ गया, ये कैसे हो गया। इसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट आ गया था वो ये था वीन्स। लिख देता हूं। द फर्स्ट साइंटिस्ट was Wiens, and he tried to explore this phenomenon. Theoretically, देखिए, जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट में एक एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है कि ये एक चीज़ है और ये एक्सपेरिमेंटली आ गया। एक्सपेरिमेंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इसको आप लोगों ने देखना है कि ये जो चीज़ है ये क्यों इस तरह है। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट जो थ्योरेटिकल लोग हैं वो इस तरह करते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। वो मैथमेटिकल मॉडल से एक फार्मूला निकाल लेते हैं और वो फार्मूला जो है उसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या वो जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है इसके साथ ये एग्जैक्टली मैच करता है या नहीं। तो इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट हो गया था, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट था वो था वीन्स, और वीन्स ने एक थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया और एक एक्सप्रेशन निकाल दिया। और वो जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि ये जो एनर्जी है ये बराबर है ए न्यू क्यूब ई की पावर माइनस बीटा न्यू डिवाइडेड बाय टी। जब इसने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया सॉरी, और
वो जो एक्सपेरिमेंटल प्लाट था, वो एक्सपेरिमेंटल प्लाट कुछ इस तरह था। ठीक है, जो अभी मैंने दोबारा बना दिया। यहाँ पे यू है और यहाँ पे वेवलेंथ है। जब इसने ये कर दिया, ये एक्सप्रेशन डेवलप कर दिया, तो वीन्स का जो फार्मूला था, वीन्स फार्मूला, ये फिट था। फिट द लो वेवलेंथ, but fails badly at high wavelength. इसका जो उसने ये फार्मूला निकाल लिया और इसको इसने प्लाट कर दिया, इसकी जो एनर्जी है इसको प्लाट करके लेमडा के साथ, तो इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह आ रहा था, इस तरह। ये वेन्स है। मतलब ये है कि स्मॉल वेवलेंथ के लिए तो वो फिट था, लेकिन जो हायर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको मिस कर रहा है। तो मतलब यह है कि ये जो फार्मूला उसने निकाल लिया था ये ठीक नहीं था, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स ही चल रहा था और क्लासिकल फार्मूला ही चल रहे थे। तो इसी वजह से ये फ्लॉप हो गया। जब ये एक्सप्रेशन, ये जो इस वीन्स ने निकाल लिया था, ये गलत साबित हो गया, तो फिर इसके बाद रिलीजियंस, जो दो साइंटिस्ट हैं, वो आ गए मैदान में कि चलो हम देख लेते हैं कि ये फार्मूला जो है, ये जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटल करो है, इसको हमने देखना है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो रिलीजियंस, रे ले जीन्स ला, इसने भी एक लॉ डेवलप कर दिया और दोनों ने टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल करो बाय रेले जीन्स by using the classical physics। क्योंकि उस जमाने में जो फिजिक्स चल रहा था वो सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स था। दैट हैज बीन डेवलप्ड एट दैट टाइम। उस जमाने में जो क्लासिकल फिजिक्स डेवलप हो गया था वो था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दूसरा था क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी था, न्यूटन लॉज भी थे, लेकिन न्यूटन लॉज इधर डायरेक्टली यूज नहीं हो रहे थे, तो उसका कोई किरदार नहीं था, वो मोशन के साथ, पार्टिकल के मोशन के साथ था। तो इसी वजह से ये दो लॉज जो है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, किसने यूज किया? ये रेले जीन्स ने, और ये देखने की कोशिश की थी कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये आ जाता है या नहीं। और उसने क्या किया था, देखे, रिलीजियंस ने उस जमाने में
ये दो चीजें चल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके थ्रू ये देखने की कोशिश की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह होता है। ये आपके पास एक वेव प्रोपिगेशन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ये प्रोपिगेशन है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह ये वेव और ये जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरह प्रोपिगेट करता है। सॉरी ये सही नहीं आया। मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक है रीजन है और ये जो है ये इलेक्ट्रिक है। मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यूजिंग दैट उसने यूज ये किया कि रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूजिंग दैट द रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एक उनके पास जो लास्ट थे वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उसने यूज किया है कि ये जो रेडिएशन निकलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से इस तरह प्रोपिगेट करता है। तो एक ये था और दूसरा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स था। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में ये था यूजिंग the thermodynamics that each mode of electromagnetism electromagnetic wave has energy half kBT। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसने यूज किया कि ये जो रेडिएशन निकलते हैं ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका जो एक मोड की जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ये मोड अगर हम ले लें, ये जो मोड अगर हम ले लें ये वाला, इसकी जो एनर्जी है वो हाफ kBT है। मतलब इसकी एनर्जी भी आ गई और इसका जो वेव भी आ गया। तो पूरा का पूरा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है यहां पे यूज किया गया। जब पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स यूज किया गया तो उनके पास एक रिजल्ट आ गया और एक फार्मूला उसने निकाल लिया और वो फार्मूला था जो एनर्जी का था एवरेज, और वो ये था कि 0 to infinity e की पावर माइनस e डिवाइडेड बाई kBT and dE divided by 0 to infinity exponential minus e divided by kBT and dE। ये वाला फार्मूला निकल आ गया और इधर से फिर u निकाल लिया, u न्यू t which is equal to 8 by न्यू स्क्वायर kBT divided by c क्यूब। और इस जो
जो फार्मूला है ये वाला, इसको यूज कर दिया इधर, इसको प्लॉट कर दिया गया वेवलेंथ के क्रॉस, तो उनके पास एक वैल्यू आ गया कुछ इस तरह, एक ग्राफ उनके पास आ गया। ये था रे ली जीन्स ला। अब यहां पे क्या मसला है? मसला यह है कि जो रेडिएशन निकलते हैं हाई वेवलेंथ के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो स्मॉल वेवलेंथ है, स्मॉल वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम हो जाती है, ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम की तरफ चला जाता है। अच्छा, रिलीजियंस ने जब ये उसने जो इक्वेशन डिराइव कर दिया और इसको प्लॉट करके देखा, तो वो स्मॉल वेवलेंथ को मिस कर रहे थे, रेडिएशन जो स्मॉल वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको मिस कर रहे थे, हाई वेवलेंथ के रेडिएशन इसके लिए वैलिड था। तो उनके पास जो ग्राफ आ गया वो कुछ इस तरह आ गया। और फिर लोगों ने एक उस ज़माने में लोगों ने एक बात की थी, और वो बात ये थी अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, अल्ट्रा वायलेट मीन्स स्मॉल वेवलेंथ एंड कैटास्ट्रोफी मीन्स तबाही। तो इसका मतलब ये था कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स स्मॉल वेवलेंथ पे तबाही की तरफ जा रहा है। तो इसी वजह से उसका उस टाइम नाम दिया गया था, जब उसने रिलीजियंस ने ये प्लॉट करके देखा तो इसको ये कहा गया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, कि क्लासिकल फिजिक्स जो है स्मॉल वेवलेंथ पे तबाही की तरफ जा रहा है। ओके, थैंक यू।